नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिल पर। हम जो है बात कर रहे थे एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बारे में और लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थी जीवांश पदार्थ के बारे में कि जीवांश पदार्थ क्या होता है, उसका जो प्रमुख संगठन क्या है उसके बारे में बात की थी। और हमने बात की थी कि उसका जो विच्छेदन जो होता है किस प्रकार से होता है, कौन से पदार्थ का विच्छेदन जल्दी से हो जाता है, किससे क्या बनता है और किस पदार्थ का विच्छेदन धीमी गति से होता है। इन सभी के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। जैसा कि मैं अक्सर बार बार कह रहा हूं कि आपकी जो केमिस्ट्री है उसकी लैंग्वेज ही किताब में इतनी शानदार तरीके से लिखी हुई है कि अगर आप किताब से ही खुद से नोट्स बनाए तो भी काफी ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए कि सर नहीं, नोट्स तो हमें चाहिए, किसी और के चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आपको नोट्स की पीडीएफ जो है वहां से मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं, जहां हम बात करेंगे जो जीवांश पदार्थ का विच्छेदन जो होता है उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कारक जो है जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को आपके प्रभावित करते हैं। तो चलिए सीधे घुसते हैं आपकी बुक के अंदर और देखते हैं क्या क्या जानकारी बुक के अंदर दी हुई है। चलिए, तो यहां से अपने को शुरू करना है जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जीवांश पदार्थ के विच्छेदन को प्रभावित करने वाले कारक में सबसे पहला जो कारक आता है वो आता है पदार्थ की प्रकृति, है ना। जीवांश पदार्थ की प्रकृति के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब कोई पदार्थ या यूं कह सकते हैं पादप जो होता है छोटा होता है ना। छोटा होगा तो उसका तना क्या होगा, कोमल होगा। कोमल तने के अंदर क्या होगा, खाद्य पदार्थ भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, है ना। तो अगर कोई पादप जो है उसका तना क्या है, कोमल है, उत्तक क्या है, कोमल है, उसके अंदर पादप की आयु कम है तो उसका विच्छेदन क्या हो जाएगा, शीघ्रता से हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो साफ साफ कि पौधों के संगठन एवं आयु का प्रभाव विच्छेदन की गति पर पड़ता है। पूर्ण परिपक्व पौधे की तुलना में, यानी एक बड़े पौधे की तुलना में सरस उत्तक यानी छोटे पौधे जिनके उत्तक क्या हो, कोमल हो। सरस का मतलब कोमल उत्तक वाले जो पौधे होते हैं उनका विच्छेदन शीघ्रता से हो जाता है। इसका कारण और क्या, कम उम्र में सरस पौधों में जल विलय नाइट्रोजन युक्त पदार्थ की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और मैंने कहा था कि जिसमें खाने योग्य पदार्थ ज्यादा होंगे वो जाहिर सी बात है उसका विच्छेदन भी क्या होगा, जल्दी होगा ना, भाई खाने को मिल रहा है। ठीक है। परिपक्व पौधों में हेमिसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और लिग्निन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाता है उसकी आयु बढ़ती जाती है, उसमें सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और जो बाहरी कोशिका भित्ति जो होती है उसमें लिग्निन का जमाव होता जाता है, जिसकी वजह से कोशिका जो है वो मृत हो जाती है। जिसकी वजह से जीवाणु को लगता है यार इसमें इतना कुछ खाने योग्य नहीं है यार, इसका विच्छेदन कर कहा करेंगे। ऐसे पदार्थ पौधे को पकड़ो ना यार जिसके अंदर खाने के लिए कुछ मिल जाए, है ना। तो परिपक्व पौधों में हेमिसेल्यूलोज, सेल्यूलोज, लिग्निन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसका इसका विच्छेदन क्या होता है, धीरे धीरे होता है। अगला जो प्रभावित करने वाला कारक आता है वो आता है मृदा की नमी। ठीक है। मृदा में अत्यधिक नमी एवं शुष्क अवस्था में जीवांश पदार्थ का विच्छेदन क्या होता है, कम होता है। देखिए, ज्यादा नमी भी नहीं होनी चाहिए तो ज्यादा शुष्क भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। ज्यादा शुष्क होगी तो भी जीवाणु के लिए उसके अंदर जल की मात्रा मिलेगी नहीं। और अगर नमी ज्यादा होगी तो जिस मृदा में नमी ज्यादा होती है उस मृदा में वायु का आदान प्रदान क्या होता है, कम होता है, या यूं कह सकते हैं वायु संचार कम होता है, या आपकी केमिस्ट्री की भाषा में कहे कि वातन जो है ना वो कम होता है। वातन का मतलब वायु संचार क्या होता है, जिस मृदा में नमी ज्यादा होती है उसमें वायु संचार कम होता है। वायु संचार कम होने की वजह से विच्छेदन की दर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नहीं, मृदा जो है ज्यादा नमी वाली भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा शुष्क भी नहीं होनी चाहिए। विच्छेदन के लिए उपयुक्त नमी की जो मात्रा है वो मानी जाती है मृदा की जल धारण क्षमता की 60 से 80% होनी चाहिए ना। 100% नमी भी नहीं होनी चाहिए भैया, 60 से 80% तक नमी है। जितनी भी मृदा की जो जल धारण क्षमता है ना, मृदा की जल धारण क्षमता का 60 से 80% होना चाहिए। ठीक है। अधिक नमी वाली मृदा में ऑक्सीजन की क्या होती है, मैंने अभी बताया था जस्ट आपको। अधिक नमी वाली मृदा में ऑक्सीजन की कमी के कारण जीवों की क्रियाशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जीव की क्रियाशीलता कम होने की वजह से
विच्छेदन की दर भी क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, बहुत इजी। देखो वायु संचार, वही भी मैंने जस्ट आपको बताया था कि वायु संचार का मतलब जिस मृदा में वायु संचार जितना अच्छा होगा, जीवांश पदार्थ का विच्छेदन उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि वायु संचार अच्छा होगा तो उसमें जीवाणु की संख्या बढ़ेगी, जीवाणु की संख्या बढ़ेगी तो जीवाणु क्या करेंगे, विच्छेदन भी जल्दी जल्दी से करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो मृदा जीवों एवं सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता मृदा में ऑक्सीजन की मात्रा में निर्भर करती है। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने पर विच्छेदन की गति क्या हो जाती है, तेज होती है। उचित वायु संचार वाली दोमट मृदा में चिकनी मृदा की तुलना में जीवांश पदार्थ का विच्छेदन अधिक होता है, क्योंकि जो मृदा चिकनी होती है ना, चिकनी मृदा की प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें वायु संचार आसानी से नहीं होता है, या यूं कह सकते हैं अच्छा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं मृदा के ताप के बारे में। जनरली अगर अपन बात करते हैं कि मृदा का ज्यादा तापमान कम होगा तो भी उसमें जीवाणु की संख्या कम हो जाएगी, अधिक होगा तो भी जीवाणु की संख्या कम हो जाएगी। यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मैं फिर बोल रहा हूं कि बार बार कह रहा हूं कि जिसके लिए मैं बोल देता हूं यहां से पूछा जा सकता है या इंपॉर्टेंट है तो उसको ध्यान रख लेना आप, है ना, कि जीवांश पदार्थ के विच्छेदन के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है। जीवांश पदार्थ के विच्छेदन के लिए उपयुक्त तापमान की बात करते हैं तो कितना होता है, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस, है ना। जीवांश पदार्थ के विच्छेदन के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है, 30 से 40 डिग्री। अगर 30 से कम होगा तो भी विच्छेदन की दर कम हो जाएगी, 40 से अधिक होगा तो भी कम हो जाएगी, है ना। 30 से 40 के बीच में। अगर मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 40 से भी अधिक है, 40 से अधिक है तो कुछ ही बैक्टीरिया है, जैसे मान लो कि फंजाई और एक्टिनोमाइसिटीज जो होते हैं, है ना, इनके द्वारा ही विच्छेदन है, सभी बैक्टीरिया इस पे विच्छेदन नहीं कर सकते। ठीक है, 40 से अधिक पर सभी बैक्टीरिया विच्छेदन की क्रिया में भाग नहीं लेते। सभी प्रकार के जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो विच्छेदन की क्रिया में भाग कब लेते हैं, जब आपका टेम्परेचर कितना हो, 30 से 40 डिग्री हो, तो इस टेम्परेचर पर लगभग सभी प्रकार के बैक्टीरिया जो है विच्छेदन की क्रिया में भाग लेते हैं। अगला आता है आपका कार्बन नाइट्रोजन अनुपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे अपन चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के बारे में देखिए, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो होता है ना, पहले इसको समझ लो ये होता है क्या है। देखिए कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के बारे में जनरली मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। देखिए ऊपर जो इसमें अपन लिखते हैं ना, कार्बन की मात्रा लिखते हैं और नीचे लिखते हैं नाइट्रोजन की मात्रा लिखते हैं, यानी मृदा से प्राप्त होने वाले कार्बन की मात्रा, मृदा से प्राप्त होने वाले कार्बन की मात्रा और मृदा से प्राप्त होने वाले नाइट्रोजन की मात्रा का अनुपात। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने पर, ठीक है, आप देख सकते हो नाइट्रोजन की मात्रा अगर अधिक होगी यानी नीचे की वैल्यू बड़ी होगी और ऊपर की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, तो वैल्यू जो आएगी आपके पास वो क्या आएगी, कम आएगी, है ना। तो नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने पर, या यूं कह सकते हैं कार्बन नाइट्रोजन अनुपात संकुचित। अभी मैंने बताया था कि नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होगी तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कार्बन की मात्रा अधिक होगी तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने पर या कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम होने पर विच्छेदन की क्रिया क्या होती है, तीव्र गति से होती है। तो यहां पर कई बार इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि अगर नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो विच्छेदन की दर बढ़ेगी या घटेगी। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो विच्छेदन की दर बढ़ेगी, या यूं आ जाता है कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बढ़ने पर विच्छेदन की दर घटती है या बढ़ती है। तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जब बढ़ेगा तो विच्छेदन की दर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ध्यान रख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूं, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी तो विच्छेदन की दर बढ़ेगी, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बढ़ेगा तो विच्छेदन की दर घटेगी, है ना। अगला आता है पीएच। पीएच को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत अच्छा है कि जनरली जो पीएच जो होती है कितनी मानी जाती है, 7 मानी जाती है। उदासीन पीएच पर जो है जीवांश पदार्थ का विच्छेदन जो है सर्वाधिक होता है। ठीक है, पोषक पदार्थ या पोषक तत्व की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई जीवाणु अगर मान लो किसी जीवांश पदार्थ का विच्छेदन कर रहा है तो क्यों कर रहा है भाई, मैंने शुरुआत में बताया था उसका खुद का अपना स्वार्थ है ना, तो उसको खाने के लिए कुछ मिल रहा है उसके अंदर तभी तो कर रहा है। तो अगर पोषक पदार्थ अगर मान लो ज्यादा होंगे, पोषक तत्व ज्यादा होंगे तो उसका विच्छेदन भी क्या होगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। जैसे जैसे पोषक तत्व में क्या आती जाएगी, कमी होती जाएगी, विच्छेदन भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जाहिर सी बात है ना। पोषक तत्व कम हो जाएंगे तो विच्छेदन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगला आता है आपका कार्बन चक्र, है ना। कार्बन चक्र को सीधा सा समझ लेते हैं, कार्बन चक्र को सीधा सा समझ लेते हैं। देखिए लोड लेने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी।
कार्बन चक्र को अपन सीधा समझते हैं। देखिए, इसको यूं समझिएगा कार्बन चक्र को, जैसे ये एक मृदा है, धरातल है, कुछ भी मान लो, यहां पर ये एक पादप है, इस धरातल के ऊपर, कलर कौन सा ले रहे, अरे कोई सब ले लेते, चलो मान लो अपने, तो क्या है, ये एक पादप है इस धरातल के ऊपर, है ना। अब देखो, ये एक पौधा है और इस पौधे को मान लो कि खाती है बकरी। पौधे को खा गई कौन, बकरी खा गई। कौन खा गई, बकरी खा गई। अब बताओ, इस पौधे के अंदर जितने भी जो पोषक तत्व आए थे, या पादप के लो, पेड़ के लो, जो भी के लो यार, जो तुम्हारा मन आए, इसके अंदर जितने भी जो पोषक तत्व आए थे वो कहां से आए थे बताओ, मृदा से आए थे। कहां से आए थे, मृदा से आए थे। भाई कोई भी जो तत्व पादप जो होता है, आपको अगर उसको कुछ भी देना हो, खाद देना हो, तो मिट्टी में तो देंगे, क्योंकि जड़ें उसको अवशोषित करेगी, या पादप को ऊपर से देंगे, पत्ती से बिल्ले खा ले, मृदा में देंगे ना। तो जितने भी जो पोषक तत्व आए इसमें पादप में कहां से आए थे, मृदा से आए थे। मृदा से ये पादप के अंदर गए, यानी इसमें जो कार्बन जो मुख्य तत्व होता है, ये भी मृदा से आया था। अब ये कार्बन मृदा से पादप की जड़ में गया, जड़ से पादप, पादप से बकरी, और बकरी को खा गया मान लो मानव। मानव जो होता है ना, ये होता है सर्वपक्षी, साला किसी का सगा नहीं है ना। तो तेरी तो, इसको खा गया कौन, मानव खा गया। कौन खा गया, मानव। अब ये भी अमर तो है नहीं, यानी मिट्टी का कार्बन गया किसमें, जड़ में, जड़ से पौधे के अंदर, बकरी में, और बकरी से गया कहां, मानव। अब एक दिन मानव भी निपटेगा ही निपटेगा, है ना। भगवान की इसके ऊपर कृपा, और भगवान ने कहा भैया बहुत झीलिए यार, बहुत झीलिए, अब आ जाओ ऊपर। भगवान ने इसको ऊपर बुला लिया, आत्मा को। इसकी बॉडी किस में मिल गई, मृदा में। माटी का खिलौना माटी में मिल गया, तो वो कार्बन इसके अंदर था, वो भी किस में मिल गया, मृदा में। तो यानी पहले कार्बन कहां था बताओ, मृदा में ही तो था। तो बस वो घूम फिर के ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है। ये कार्बन इसको मिला, अब इसको फिर से किसी दूसरी बकरी ने खाया, और इस बकरी को फिर किसी मानव ने खाया। मानव नहीं, कुत्ता भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो तुम देख सकते हो यहां पर यार, ये कार्बन है ना, ये चल रहा है, एक चक्र बन गया यहां से, देखो ये यू, ई को कहते हैं कार्बन चक्र, कार्बन साइकिल, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। ये अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं, है ना। अब तुम कहोगे सर जरूरी थोड़ी क्या, मतलब के पौधा है उसको चूहा भी खा सकती है, गाय भी खा सकती है, भैंस भी खा सकती है। अरे वो तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं एक तरीका बता रहा हूं जनरल कार्बन चक्र के बारे में। कुल मिला के कार्बन जो है अपनी प्रारंभिक अवस्था से विभिन्न अवस्थाओं से होता हुआ, अलग अलग परिवर्तन से होता हुआ, जब अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, कार्बन चक्र कह देते हैं। ठीक है, चलिए आपकी किताब के अंदर चलते हैं। सभी कार्बनिक पदार्थों का कार्बन एक मुख्य अवयव है, सभी को पता है। मृदा में उपस्थित सभी प्रकार के जीव अपनी आवश्यक ऊर्जा का अधिकांश भाग भी अपन किससे प्राप्त करते हैं, कार्बन के ऑक्सीकरण से, जिसे अपन ग्लूकोज कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। इसके फलस्वरूप इसके ऑक्साइड लगातार अधिक मात्रा में निकलते हैं। मृदा के अंदर तथा मृदा के बाहर कार्बन तत्व में होने वाले विभिन्न परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं, सामूहिक रूप से कार्बन चक्र कहते हैं, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, कार्बन चक्र का एक चित्र आपसे पूछा जा सकता है, ये थोड़ा इसको देख लेना, है ना। ये चित्र आप देख सकते हो, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ, इससे CO2 मुक्त होगी, और वो CO2 देखिए पादप ले सकता है, किसके लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए ले सकता है, श्वसन के रूप में छोड़ता है। वही पादप कार्बन किस में गया, जंतु में, जंतु श्वसन से क्या जोड़ेगा, CO2 छोड़ेगा, या फिर मर जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यहाँ पर लिख देता हूं मैं ताकि टेंशन ना रहेगी तुम्हारे। यहां पर जो तुम देख सकते हो ना पादप, है ना, पादप CO2 ले रहा है, किसके लिए ले रहा है, यहां से तुम देख सकते हो, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए ले रहा है ना। प्रकाश संश्लेषण में पादप ने CO2 ले ली और श्वसन में वापस छोड़ दी। ठीक है, इसके अलावा जब पादप सड़ जाएगा तो सूक्ष्म जीव उसको सड़ा यानी विच्छेदन करके, यानी यहां पर क्या हो रहा है, ये विच्छेदन, क्या हो रहा है, ये विच्छेदन करके, जब सूक्ष्म जीव उसका विच्छेदन करेंगे तो कौन सी गैस बनेगी,
CO2 बनेगी। इसके अलावा जो स्वपोषित जीवाणु है वो CO2 का उपयोग करते हैं श्वसन के रूप में। अब ये पादप से जो कार्बन अगर मान लो जंतु खाएगा तो उसके अंदर जाएगा, और जब जंतु अपन जानते हैं श्वसन से कौन सी गैस छोड़ता है, CO2 छोड़ता थी, वापस आ गया CO2 देखो, ठीक है। या फिर वो जंतु मर जाएगा, जब वो जंतु मर जाएगा तो इसका सूक्ष्म जीव क्या करेंगे, अपघटन करेंगे और ये CO2 छोड़ेंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हो ये CO2 घूम रही है, कार्बन ही तो है इसके अंदर भी, है या नहीं है, कार्बन ही तो है यार, बस वही उपयोग में आ रहा है और कुछ नहीं है, सीधा सीधा सा, ठीक है। तो ये चार्ट थोड़ा देख लेना, ज्यादा कुछ इतना लोड लेने वाली बात नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। हाँ, टेंशन नहीं लेनी यार, इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर टेंशन नहीं लेनी है। केमिस्ट्री की सबसे खास बात क्या है, हाँ? केमिस्ट्री की सबसे खास बात क्या है, ये इजी, बहुत बहुत इजी है, ये इसकी सबसे खास बात है, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं तक रखूंगा, नहीं लेंगे आगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। क्योंकि आगे जो क्लास जो लेंगे उसमें पूरा टॉपिक कवर करूंगा मैं, कौन सा, ह्यूमस, है ना, पूरा टॉपिक कवर करेंगे ह्यूमस, ह्यूमस लगा के उसमें पूरा पूरा ह्यूमस जो है अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ह्यूमस के आप देख सकते हो बहुत अच्छे, ह्यूमस के भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, इसका संगठन क्या है, सभी, है ना, धन विनिमय क्षमता के बारे में, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व है, ये सारे के सारे टॉपिक अपन उसमें क्लियर करेंगे आपके ह्यूमस के बारे में, है ना, ह्यूमस को लेकर। ये आपकी किताब है पूरी, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहें और अपने दोस्तों के साथ क्लासेस को साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये निःशुल्क क्लासेस जो है पहुंच सके। देखो यूट्यूब पे बाकी तो बहुत सारे पढ़े हैं ना, बायो वालो केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, ऑर्गेनिक के आपके सॉरी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के वीडियो बहुत कम मिलते हैं, है ना, तो ये मिल रहे हैं ना, फायदा लो इसका, ठीक है ना, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ यार, ताकि हमें भी लगे कि यार बच्चों को फायदा मिल रहा है, तो कुछ काम कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट तो होना चाहिए ना बच्चों को, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए।